हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि पीवाईक्यूज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज पे मैं काम कराने वाला हूं। लास्ट 30 ईयर की पीवाईक्यू यानी अगला 20 ईयर की पीवाईक्यू पे एक बार खुद भी काम करना है। ठीक है, मतलब ये दिमाग में रखना है कि आपको एग्जाम देने के पहले 5 to 7 टाइम मिनिमम आपको पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं। पहली बार में आपको जितना समय लगेगा उसका 1/4 समय लगेगा सेकेंड टाइम में। ठीक है, और सेकेंड टाइम में जितना समय लगेगा उसका 1/4 टाइम लगेगा थर्ड टाइम में कंप्लीट करने में। यानी आप ये मत सोचो कि बहुत समय लगेगा सर 7 बार खत्म करने में, बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, हमेशा पहली सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, पहली सीढ़ी एकदम पहली सीढ़ी आपने चढ़ दिया वहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उसके बाद से उतनी दिक्कत नहीं होती है, फिर ज़िंदगी आसान होती है। ठीक है, जैसे इस स्टेट में भी इस एग्ज़ाम में भी सबसे बड़ी दिक्कत प्रीलिम्स ही है। प्रीलिम्स के बाद में अगले 3.5 महीने जो जितना लिखेगा वो उतना आगे जाएगा, सीधा सा फंडा आता है। ठीक है, अच्छा हम लोग अपने क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, बातचीत बीच बीच में करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने खैर आपको दिखा भी दिया था पहले ही। ठीक है, कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। भगवद गीता है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है और मनुस्मृति है। जाहिर सी बात है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख वेदों में मिलता है। ठीक है, हमको पता हमारे पास कितने वेद हैं, हमारे पास कुल 4 वेद है। ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और आपका चौथा क्या है, अथर्ववेद। आप बोलोगे सर ये क्या बेमतलब की बात बता रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, बेमतलब की बात है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, पहले तो इसका आंसर्स मैं बोलूं तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो, अगर ये आपके दिमाग में बस गया है कि भाई गायत्री मंत्र का उल्लेख क्या ना सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, आप डाउट में बी और सी में पढ़ोगे। ठीक है, बी और सी में पढ़ोगे। और हमको एक चीज पता रहना चाहिए था कि भाई कि चारों वेदों का संबंध से साम का मतलब गान होता है। ठीक है, मतलब चारों वेदों का भाई कि किसका संबंध कर्मकांड से है, किसका संबंध यज्ञों से है। ठीक है, यज्ञों के नियम किसमें लिखे हैं, किसमें मंत्र और स्तुतियां हैं। ठीक है, प्रार्थनाएं किसमें हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर पता है ना तो भी आप इसका आंसर क्या करते हैं, ऋग्वेद मार देते हैं। सिंपल था, अथर्ववेद आप एलिमिनेट करते हो और ऋग्वेद को आंसर मार देते हैं। तो कितनी बार दिमाग में ये केवल रखना है कि अपने को, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है और आंसर्स पे पहुंचना। जैसे अब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी बता रहा था तो आप केवल वेदों का संबंध किससे है ये बस गेस करते और आंसर मारते, एग्जैक्ट सटीक आंसर आपका सही होता। अब देखो चारों वेदों में एक टॉपिक आता है कि भाई वेद त्रयी किसे कहते हैं। तो अगर आप चौथा वेद अथर्ववेद काटिए आप लोग, तो ऊपर के 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों आपके वेद त्रयी कहलाते हैं। पेपर में ये एक क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि वेद त्रयी में निम्नलिखित में से कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो वेद त्रयी में आपका कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद जो है आपका ये वेद त्रयी में, ठीक है, यानी में इंक्लूड नहीं है। और जब आप चारों वेदों को इंक्लूड करते हैं, मतलब ऋग्वेद को भी, सामवेद को भी, यजुर्वेद को भी, अथर्ववेद को, तो आपको इसको संहिता कहा जाता है। फिर ये टर्म्स क्या होता है, फिर इसके लिए टर्म्स यूज होता है वो है संहिता, तब इसको संहिता कहा जाता है। यानी जब पेपर में आया कि संहिता से क्या मतलब है, तो चारों वेदों को संहिता कहते हैं। जब पेपर में क्वेश्चन है वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो अथर्ववेद नहीं रहेगा और बाकी रहेगा। हालांकि इसका आंसर आपको पता है कि भाई कि ऋग्वेद सही है, ऋग्वेद यानी इसका राइट आंसर है। तो कुछ कुछ चीजें हम लोग ऋग्वेद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऋग्वेद के पुरोहित को सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं, और ये पेपर में कई बार क्वेश्चन बन गया है। तो कहीं कहीं इसको मिलता है होता और कहीं कहीं मिलता है होत्री। ठीक है, होता या होत्री भी कई जगह मिला हुआ है। ठीक है, तो ये इसके पुरोहित का नाम है। ठीक है, ये क्या है, ऋग्वेद के पुरोहित का नाम क्या है, होता कहते हैं उसको। ठीक, अच्छा पेपर में कोई क्वेश्चन पूछे कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आयुर्वेद आपके ऋग्वेद का ही उपवेद है, आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल है, दिमाग रखना है। देखो इसका 9वां और 10वां मंडल सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है। तीसरा, 9वां और 10वां मंडल, 3rd, 9th और 10th, ये 3 मंडल इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पीछे जाते हैं, पूछे गए हैं। जैसे तीसरा मंडल तो आपसे अभी पूछ लिया गया है, तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र जी है। ठीक है, 9th मंडल, ध्यान देना है, 9th मंडल सोम के ऊपर है, ध्यान देना, सोम के ऊपर है। 10वां मंडल क्या है आपका, पुरुष सूक्त है। 10वां मंडल क्या है, को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त कहते हैं।
इसी में आपके प्रथम बार ध्यान देना है, इसी में प्रथम बार शूद्र शब्द का यूज किया गया है। शूद्र का देखो पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा कि पहली बार शूद्र वर्ड, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया है का उल्लेख कहाँ किया गया है। मान लो यही चारों ऑप्शन दे, भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, आंसर्स आपके बन जाएंगे ऋग्वेद। लेकिन अगर टर्म्स उल्टा दे दे, ये कह दे कि कहाँ पर अछूत शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है, तो देखो अछूत कॉन्सेप्ट पहली बार गुप्ता पीरियड में उभर के आता है। ठीक है, ये टर्म्स गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, तो कभी भी शूद्र वर्ड्स में और अछूत वर्ड में एक मत करना। ठीक है, अभी दिमाग में रखना, दो चीजें थोड़ा सा हिस्ट्री में अलग करेंगे। शूद्रा वर्ड आ गया था आपका ऋग्वेद में, हालांकि ये काम ये अभी जन्म आधारित नहीं है, इस चीज को बहुत क्लियर दिमाग में रखना है। ठीक, ये चीज होगी। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई ऋग्वेद में सॉरी, एक तो कुछ बेसिक फैक्ट है कि भाई कुल कितने ऋचाएं हैं। ठीक है, कुल कितने इसमें सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 10,552 इसमें ऋचाएं हैं। तो ये बहुत सिंपल से फैक्ट बन के आते हैं कि भाई कि 1000, पेपर में क्वेश्चन आजकल कुछ भी पूछ दे रहा है, तो इसके लिए भी दिमाग रखना कि 1028 इसमें क्या है, सूक्तों की संख्या है। सर्वाधिक सूक्त किसके ऊपर है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, और आता ही है, तो इंद्र, चूंकि इस वैदिक पीरियड के सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे उनका नाम था इंद्र। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। 215 सूक्त, 250 सूक्त इनके ऊपर है। इसके बाद से अग्नि, अग्नि इंपॉर्टेंट देवता थे। अग्नि के ऊपर जो सूत्रों की संख्या ये इनसे कम है, यानी 200 सूक्त, 200 सूक्त आपको अग्नि में मिलते हैं, अग्नि के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, अच्छा सोम ध्यान देना है। ठीक है, मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया था ध्यान देना है। अब बोलते हैं सोम के ऊपर। सोम के ऊपर अगर मैं बोलूँ आपसे कि कुल कितने मतलब सोम वर्ड का यूज कितनी बार किया गया है, तो मतलब ऋग्वेद में इसका वर्ड यूज 144th टाइम किया गया है, 125 बार इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब बोलोगे सर इतनी सारी चीज़ों में क्या क्या याद करना है, तो जितनी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही थी बस उतनी ही बता के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बोलूँ कि वैदिक पीरियड थोड़ा पढ़ देना आपसे, आप लोग वैदिक पीरियड से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा फोकस करना वैदिक पीरियड पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शंस में क्या है, आनंद, सारीपुत्र, मोगलन और चौथा है सुबद्ध। देखो आनंद के बारे में बताओ, मुझे पता कि मैक्सिमम लोग जिनको नहीं पता वो आंसर्स को क्या मानेंगे, आनंद मानेंगे। आनंद इनके फेवरेट शिष्य थे, इसमें से कोई दो राय नहीं है। हम लोग सुनते हैं ना कि आनंद के ही कहने पे संघ में महिलाओं का प्रवेश कराया गया था। आनंद के ही कहने पे संघ में महिलाओं का प्रवेश कराया गया था, संघ में महिलाओं का प्रवेश कराया गया था। ठीक है, अब सोचो भाई आनंद के कहने पे तो गौतम बुद्ध जी अपना प्रिंसिपल ही बदल दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहीं से मैं एक चीज और आपसे पूछ दूं थोड़ा सा, कि महात्मा गांधी से, एमजी से यानी महात्मा गांधी से, ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय देखना, नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, कहां से कहां के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग कर लेना। अब देखो नमक सत्याग्रह के समय किसने कहा था कि अपने मूवमेंट में केवल पुरुषों को मत शामिल करिए, महिलाओं की भूमिका को बढ़ाइए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट किसने की थी। ठीक है, उसी ने कहा था जिसने गांधी इरविन पैक्ट को, गांधी इरविन समझौते को, ठीक है, दो महात्माओं का मिलन कहा था, उन्हीं ने कहा था। दोनों का आंसर सेम है, देख लेना आंसर्स क्या है। अब देखना तो भाई, अच्छा संघ में महिलाओं का प्रवेश करने के लिए बोला, गौतम बुद्ध जी मान भी जाते हैं। अब एक बार पीटी में क्वेश्चन ये बन के आया है कि कहां पर, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने इस बात की अनुमति दी थी कि भाई संघ में महिलाओं का प्रवेश कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा वैशाली। वैशाली में इस बात की अनुमति दी गई थी, और गौतम बुद्ध की जो मौसी जी थी वो प्रथम महिला थी जिन्होंने संघ में प्रवेश किया था। ठीक है, उनका नाम आप लोग बता सकते हो। ठीक है, थोड़ा मैं फॉरवर्ड, मुझे महामाया नाम था शायद उनका। ठीक है, खैर आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग, तो ये हो गया। अच्छा एक, अगर मान लो अब यहाँ पे शिष्यों के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य किस स्थान पे थे। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ दे कि भाई किस स्थान पर सर्वाधिक दीक्षित किया था गौतम बुद्ध ने, तो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य अगर पूछेगा, सर्वाधिक दीक्षित
सर्वाधिक शिष्य, तो सर्वाधिक समय ऐसा माना जाता है कि इन्होंने श्रावस्ती में बिताया था, श्रावस्ती में, ठीक है। सर्वाधिक शिष्य इनके कहाँ पे थे, आपके श्रावस्ती में थे, ठीक है। आपका काम क्या है कि गौतम बुद्ध जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट, ठीक है। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं, ठीक है। देखो तो जो हमको पता है कि, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना क्या है, ये सब बेसिक बात जिसे ध्यान देना है। जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है वो धर्मचक्र ठीक है प्रवर्तन कहलाती है, या उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है, ठीक। ये आप लोग, ठीक। इसके बाद से महाविनिष्क्रमण, ये टर्म्स को थोड़ा सा देखना है। गौतम बुद्ध की जो ज्ञान मतलब फिलॉसफीज है वो देख लेना है। भैया आत्मविश्वास करते थे कि नहीं करते थे, वेदों का खंडन किया कि नहीं किया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में ट्रस्ट रखते थे कि नहीं रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, ये टर्म्स, ठीक है। और थोड़ा सा जैनिज्म से तुलना करके कि क्या इसकी ये जैनिज्म भी मानता था कि नहीं मानता था, ठीक है। क्योंकि दोनों ही जैन और बौद्धम दोनों ही ब्राह्मण धर्म के, ठीक है, यानी ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता थी उसके ऊपर बने थे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कुछ प्रिंसिपल्स में समानता है, कुछ कुछ क्या है असमानता है, ठीक। तो गौतम बुद्ध देख लेना है। इसके आंसर्स आनंद राव के, इसकी आंसर आपके हैं सुभद्र, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में मतलब अपने द्वारा दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो सुभद्र थे। और हमको पता है कि गौतम बुद्ध जी की फिर मृत्यु हो जाती है कहाँ पे, कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में इनकी, ठीक है, मल्लों की राजधानी थी, वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है, पावा में। अब लोग तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। अब देखो एक चीज आपको मैं नॉर्मली बताऊं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आपको क्या लगता है, मतलब ये क्वेश्चन में जाके किसी जिन्होंने कभी कभी कुछ पढ़ा ही ना हो उनको दे दूं तो वो नॉर्मली क्या मारेंगे, ठीक है, सीधी सी बात, एक देवी मारेंगे। दूसरा बहुत दिमाग लगाएंगे भी थोड़ा सा, तो उनको क्या लगेगा कि भाई सीता माता हिंदू धर्म से संबंधित थी, तो ये होता तो कोई धार्मिक संप्रदाय हो, ये मारेंगे। क्लियर बात ना। ये वो मारेंगे जिनका ना इतिहास से कोई सामना था, वही इसको टिक मारेंगे। बहुत सिंपल आंसर्स कभी आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्लियर दिमाग में रखना। टर्म्स में बहुत सिंपल, अगर इससे टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन देना तो सबसे सिंपल जो ऑप्शन है वो कभी आंसर नहीं होता है, ठीक। जैसे इसमें सिंपल, सबसे सिंपल ये था और ये था, ये कभी आंसर नहीं होगा। आंसर्स इनमें दो होगा, इनमें दो होगा। अब सीता टर्म्स, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स है या निगेटिव टर्म्स है, इतना दिमाग बस लग जाओ। यहां पे क्या कर रहा है, उसर भूमि बोल रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या बोला है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, यानी ऐसी भूमि जिसपे राज्य का कंट्रोल था और वहां से मतलब जो भी प्रोडक्शन होता था उससे जो रेवेन्यू निकलती थी वो राजकीय भूमि, ठीक है, वो सीता था। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में अगर तुलना करें ना तो भाई कि पॉजिटिव टर्म्स कहां जा रहा है, राजकीय भूमि से प्राप्त है, ठीक है। तो राजकीय भूमि से प्राप्त है, इसका राइट आंसर है। मौर्यों में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आया था, ठीक है। अब आपको क्या करना, कुछ थोड़ा सा मौर्य पीरियड में जाके, ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू से बेसिक क्वेश्चन था। आपको कुछ नहीं, केवल मौर्य काल का प्रशासन देख लेना है। आपको मैं क्यों बोल रहा हूं मौर्य काल का प्रशासन देखने के लिए, क्योंकि देखो मौर्यों के प्रशासन के ऊपर एक बहुत ही फेवरेट बुक लिखी गई है जिसका नाम है अथर्व, सॉरी, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम है आपका, देखिए, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र है। किसके द्वारा लिखी गई है, चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा, किसके द्वारा भी बोलिए, चाणक्य के द्वारा। इसी समय की जानकारी इंडिका भी देती है, इंडिका भी देती है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज राजदूत था, कहाँ का राजदूत था, ये सब बेसिक से देखना है क्योंकि टाइम भी आगे बढ़ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। अर्थशास्त्र में नाम अर्थ बड़े हैं, लेकिन ये अर्थव्यवस्था पे केंद्रित बुक नहीं है। इसमें कई सारे विभागों के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्रशासन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। जैसे सीताध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, ऐसे कई सारे विभाग हैं, ठीक, तो देख लेना है। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं जो कि फिरोज शाह तुगलक के ऊपर है।
तुगलक डायनेस्टी की अगर आप बात करोगे तो तुगलक डायनेस्टी की न्यू आपकी 1320 में पड़ी थी। ठीक है, जैसे मैं आपको वो बताऊंगा अगर क्रम, कभी भी दिल्ली की अगर क्रम पूछे तो GKTSL ये क्रम है। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। 1320 में तुगलक आते हैं, 1320 में तुगलक की एंट्री होती है भारत में। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी की किसके द्वारा किया गया था तुगलक डायनेस्टी की न्यू? तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी न्यू रखी गई थी। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा न्यू रखी गई थी। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में ही आपने सुना होगा, जो स्टेटमेंट दिया था ना, हुनूज दिल्ली दुरस्त। ठीक है, हुनूज दिल्ली दुरस्त की जो मतलब जो स्टेटमेंट है निजामुद्दीन औलिया जी का, ठीक है, वो स्टेटमेंट एक्चुअली इन्हीं के ऊपर दिया गया था, गियासुद्दीन तुगलक के ऊपर, कि भाई ये हुजूर अभी दिल्ली दूर है, मतलब लौट के आओ। ये एक युद्ध करने जा रहे थे और कहते हैं कि आता हूँ तो मैं आपको ठीक करता हूँ। निजामुद्दीन औलिया जी को ये धमकी दिए थे, तो इन्होंने ऐसा माना था कि ये श्राप दिए थे कि ठीक है हुनूज दिल्ली दूर है, भाई अभी तो दिल्ली दूर है, तुम जाओ आओ फिर पता चलेगा। और रास्ते में ही युद्ध जीत के जाता है और रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हुनूज दिल्ली दुरस्त का जो कॉन्सेप्ट है वो गियासुद्दीन तुगलक के साथ है। उसी तुगलक डायनेस्टी का तीसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक होता है, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक होता है। फिरोज शाह तुगलक बेसिकली कई सारे इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता है। ब्राह्मणों पे जजिया कर अगर आपसे पूछे ना किसने लगाया था, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर। ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया था। अब पूछा दारुल सफ़ा क्या है, तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल है जिसकी न्यू रखी थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो वैसे तो इसका आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक, इसका आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसके अलावा और भी कुछ काम किया है। ठीक है, जैसे अब ध्यान देना, दासों का ये बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, तो दासों के देखभाल के लिए, मतलब लाखों की संख्या में दास इसके समय में रहते थे। ठीक, दासों के लिए इसने बनाया था एक विभाग जिसका नाम था दीवाने बंदगान। ठीक है, दीवाने बंदगान। बंद मतलब सीधी बात है बंदी से समझ जाना। बंदी क्या होते थे? जो युद्ध में जीते जाते थे वो बंदी, वही आगे चल के दास बनते थे। तो वो होता है दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक इसने एक विभाग की निर्माण की थी। तो अगर ये भी पूछ दे तो दारुल सफ़ा एक यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, दीवाने बंदगान देख लिया, दीवाने बंदगान भी इसी का था। इसके बाद से एक अगला और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका है दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक जो कि एक पेंशन विभाग था। इसकी भी न्यू इसके द्वारा रखी गई थी, जो कि एक पेंशन विभाग था, इसकी भी न्यू इसी के द्वारा रखी गई थी। ये दिमाग में नाम। इकोनॉमिक सेक्टर में देखोगे तो अद्दा और बिक नामक जो चांदी के कॉइन्स थे, याद देना है। ठीक है, अद्दा और बिक नामक जो सिक्के थे, ठीक है, सॉरी, और तांबे के सिक्के थे, वो इसी के द्वारा चला गए थे, चांदी नहीं तांबे के। तो अद्दा एवं बिक के जो तांबे के सिक्के हैं वो इसी के द्वारा चलाए गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपकी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, इसमें फिरोज शाह तुगलक की इनिशिएटिव्स तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमबीटी भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है। तो तुगलक डायनेस्टी से क्वेश्चंस बन के आते हैं, आए भी हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? अब थोड़ा सा हम लोग रैपिड चलेंगे, तेजी से चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपका नाम है इल्तुतमिश का, इसमें नाम है रजिया का, इसमें नाम है अलाउद्दीन खिलजी का, इसमें नाम है मोहम्मद तुगलक का। मोहम्मद तुगलक का नाम है। तो भाई बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग इनिशिएटिव्स के रूप में जानते हैं। किसने इनिशिएटिव्स बहुत ही लेकिन फेल कर गए, चाहे दोआब में करके वृद्धि की बात हो, राजधानी ट्रांसफर की बात हो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भी इसका आंसर नहीं है, चूंकि गुलाम, यहाँ पे मैंने था जीकेटी, जी से मतलब क्या? गुलाम। गुलाम डायनेस्टी का दूसरा शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की बात होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, इसी के लिए इसको हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, खोखरों से युद्ध कर रहा था ये। इसकी वीरता को देखते हुए मोहम्मद गोरी ने इसको गुलदास्ता से मुक्त भी कर दिया था, गुलामी से मुक्त भी किया था। तो क्वेश्चन है किसने गुलामी से मुक्त कराया था? तो वो कराया था मोहम्मद गोरी ने कराया था इसको। ठीक है, तो इल्तुतमिश एक योग्य शासक था। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इल्तुतमिश ने क्या किया था? टंका जारी, मतलब ये चांदी का जो सिक्का था टंका, ये इसी के समय का इनिशिएटिव है। ठीक, किसके समय का? इल्तुतमिश के टाइम का। इल्तुतमिश, रजिया जो ये नाम लिखा ना, रजिया कौन थी? तो रजिया गुंडों में फंस के, आपने गाना सुना होगा। तो रजिया एक्चुअली क्या थी? शासिका थी। किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इसकी अपनी कहानी है। तुर्क, इसने इल्तुतमिश के बारे में एक चीज दिमाग में रखना कि तुर्क ए चहलगामी का नाम हम लोग सुनते हैं। तुर्क ए चहलगामी
ये 40 तुर्कों का दल था, 40 तुर्की दल था, ठीक है। इसकी नींव रखी थी इल्तुतमिश ने, और इस तुर्क ए चहलगामी को समाप्त किसने किया था? तो आगे बलबन ने, ठीक है, बलबन ने समाप्त किया था, ठीक। ये चीज दिमाग में रखना है। इनकी शासन में भूमिका बहुत बढ़ जाती है, बहुत 3-5 करना स्टार्ट कर देते हैं। बलबन योगी शासक था, वो तुर्क ए चहलगामी का हिस्सा भी रहा था। इसको पता था बिना इनको खत्म किए हम लोग स्टेबल शासन नहीं चला सकते, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं है, ठीक है। अलवार क्या होते हैं और नैनार क्या होते हैं, देखो, ठीक है। एक टॉपिक आपको सुनने में मिलेगा अलवार, एक सुनने में मिलेगा आपको नैनार। नयन वर्ड दिमाग रखना, नयन, 3 नयन किसके पास होते हैं? भगवान शिव के पास होते हैं, ठीक है। तो ये शैव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, और ये वैष्णव संप्रदाय से, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। आंसर इसमें कि कौन सा अलवार संत नहीं है, यानी इसमें बीच में एक नैनार संत आ गए होंगे, ठीक है। पोएगई ये अलवार है, ठीक है। तिरुज्ञान, ठीक है, पूडन अलवार है, तिरुमंगलई अलवार है, तो तिरुज्ञान इसमें नैनार संत हो गया, तो तिरुज्ञान इसमें, ठीक है, नहीं है। एक बार भक्त आप बोलोगे सर अलवार नैनार कहाँ से मैं पढ़ना चाहूँ तो पा सकता हूँ, भक्ति मूवमेंट जाना तो आपको अलवार एवं नैनार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैच दी कॉलम का, ये बेसिकली आपका एक क्वेश्चन है मैच दी कॉलम का, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। गलत ऑप्शंस पहचानने, कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन है, आपको घेरा कर देना है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, पुनः जजिया कर लगाने से संबंधित कौन है? मुसल्लीपट्टनम पर अधिकार किसने किया था, मतलब किसके नेतृत्व में किया गया था? सती प्रथा का निषेध करने वाला कौन है? दास्ता का अंत करने वाला कौन है, ठीक है। तो फर्रुखसियर का नाम उन शासकों में शामिल है जिसने जजिया कर लगाया था। अभी जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया, ये मैंने आपको बता दिया था। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिमों को देना होता था, ठीक है, समझना। अब आवाज यहां पे जजिया कर वाला ये फर्रुखसियर, ये सही है, ठीक है। मुसल्लीपट्टनम पर अधिकार फोर्ट, ये भी सही है। अब देखो दास्ता का अंत, जैसे याद किया मैं वो बता देता हूं, मैं जैसे याद किया हूं, ठीक है। दास्ता का अंत एलनबरो ने किया था। किसने किया था? एलनबरो ने, ठीक है। यहाँ पे बरो ना, तो मैंने याद किया था कि दासों को बरी किसने किया, तो एलनबरो ने। मतलब भाई दासों को बरी करना यानी दासों को आजाद करना यानी दास्ता का अंत करना। दास्ता का अंत मतलब क्या होगा? अब कोई दास नहीं बनेगा, दास्ता से मुक्ति होगी, ठीक है। तो दासों को बरी किसने किया? गुलामी से बरी, आजाद किसने किया? बरी मतलब आजाद किसने किया? तो वो एलनबरो ने किया था। मैं ऐसे याद किया तो मुझसे कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। अगर ये कभी भी मैच दी कॉलम में आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। सती प्रथा का निषेध बिल्कुल विलियम बेंटिक ने किया था, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसका तो आंसर ये भी सही है, ठीक है। सिंपल बात है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक। कहना निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है। अब देखो विलियम फिंच है, पिट्रा डेला विला है, एडवर्ड टेरी है और विलियम हॉकिंस है। जहांगीर के दरबार में 2 ही लोग गए थे, डाउट तो दिया ही नहीं, ठीक है। उन 2 में से एक ही का नाम ही दिया है, विलियम हॉकिंस, ठीक है। विलियम हॉकिंस गए थे और दूसरा कौन गया था आप लोग बता सकते हो? टॉमस रो, ठीक है। तो एक तो भाई विलियम हॉकिंस गया था और दूसरा किसने गया था? टॉमस रो ने गया था। अच्छा एक बार मैंने एक बार पेपर में एक क्वेश्चन गलत किया था जिसके बाद से, ठीक है, टॉमस रो या थॉमस रो इसका नाम मिल जाता है, ठीक है, जो भी हो, ठीक, क्या ही मतलब है, उस दिमाग रखना था। विलियम हॉकिंस पहुंचता है, जहांगीर से मिलता है, अंग्रेजी भी बहुत अच्छा बोलता था, तुर्की भी बहुत अच्छी आती थी इसको, ठीक। तो बातचीत करता है, ये बातचीत करेगा तो विलियम हॉकिंस क्या बोलेगा, मतलब लेकिन प्रेशर जहांगीर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। किसका? पुर्तगीज का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। पुर्तगीज के प्रेशर की वजह से क्या हुआ, विलियम हॉकिंस को अस्थायी कंपनी स्थापना की अनुमति नहीं मिल पाती जहांगीर से, ठीक है। कंपनियों के आगमन का क्रम याद करना। पुर्तगीज इस वक्त भारत पे बहुत तगड़े स्टेब्लिश थे, पुर्तगीज के दबाव के कारण इनको परमिशन नहीं मिलती है, ठीक। अब लेकिन भाई हॉकिंस कितना दिन दरबार में रहेगा, मेहमान बन के जाना तो था ही था। तो ये इसको जाता है तो 400 का इसको मनसब दिया जाता है, मनसबदार याद करो, ठीक है। यहीं से आपको मनसबदारी प्रथा पढ़नी है, दिमाग में रख जाओ। पेपर में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आएगा, मैं आगे करा दूंगा, कर जाओगे तो बेटर है। 400 का मनसब प्रदान करता है और इसको इंग्लिश खां की उपाधि देती है, इंग्लिश
खां, खां की उपाधि देता है। बोलता है जाओ भाई, माफ़ करना लेकिन अभी मन नहीं है देने का। बाद में थॉमस रो आता है तो देता है अनुमति पुर्तगाली, मतलब कि भाई ठीक है आप अस्थायी कंपनी बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि एक बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये आया था जो मुझसे गलत हुआ था एक बार, कहीं तो मैं पाया था चाहे टेस्ट में या पेपर में कहीं, कि थॉमस रो ने मतलब कहाँ अनुमति पाई थी अस्थायी कंपनी लगाने की, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट में था कि संपूर्ण भारत में कहीं, मतलब संपूर्ण मुगलिया क्षेत्र में कहीं भी, और उसमें था सूरत, मुसल्लीपट्टनम। तो मुझे याद है कि मैंने सूरत या मुसल्लीपट्टनम में से कुछ तो मारा था, लेकिन इसका आंसर था कि जहांगीर ने अनुमति दी थी। मैंने जब मेरा गलत हुआ तो मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि पूरे भारत में, मतलब पूरे मुगलिया वो बेल्ट में कहीं भी आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो। तो संपूर्ण मुगल क्षेत्र में कहीं लगा सकता था, ठीक। ये दिमाग में रखना, क्लियर बात, ठीक। कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन गलत हो के सही होते हैं। तो इसका आंसर तो हो गया विलियम हॉकिंस। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। पहला आंसर तो आपको यहीं से मिल गया, ठीक है। इसका आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी का मन नहीं था, लेकिन ठीक है इसने कह दिया था अकबर ने, भाई अकबर कहा था, ठीक है, तो कैसे नहीं करते। अकबर के बारे में मैं आपसे ये बोलूँगा, अकबर के विजयों का क्रम प्लस और अकबर के द्वारा कई चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, ठीक है, कुछ बेसिक सोशल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है, उसका एक ऑर्डर मिलता है, वो ऑर्डर तैयार कर जाना, ठीक है। आगे वो मिलेगा, मैं करा दूंगा, मैं इसलिए यहाँ पे समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 27 मिनट का समय हो गया। इसका आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब देखो जहांगीर खां, जहांगीर के संबंध के ड्यूरेशन में क्या होता, विद्रोह हुआ था। जहांगीर के समय क्या होता, विद्रोह हुआ था, बहुत बुढ़ापे तक जिया था, बच्चे गद्दी नहीं पा रहे थे। तो खुर्रम, खुसरो, आसफ खां और महाबत खां, 4 नाम दिया है, 3 इसमें से विद्रोह किए हुए हैं। पहली बात क्लियर दिमाग में क्या रखो यहाँ से कि भाई जहांगीर के ड्यूरेशन में 3 इसके लोगों ने विद्रोह किया, जिसमें 2 बच्चे थे और एक महाबत खां के बारे में कहीं कहीं मिलता है साला था, ठीक है, लेकिन साला था ये सेनापति था, सेना में एक बड़ा हिस्सा था इसका, मतलब ये पद रखता था, ओहदा बहुत बड़ा रखता था। खुर्रम, खुसरो ये दोनों बच्चे थे इसके, ठीक है। अब देखो तो इसके आंसर्स पे जाओगे तो भाई खुर्रम, खुसरो और महाबत खां, 2, 4, 3 आंसर इसका मिलेगा, ठीक है। 2, 4, 3 इसका आंसर मिलेगा। भाई इन तीनों ने क्या किया था ना, इन तीनों ने विद्रोह किया था, इन तीनों ने विद्रोह किया। अब बताओ इसमें कि भाई शाहजहां कौन है? तो खुर्रम आपका कौन है? शाहजहां है। खुसरो याद करना, खुसरो ने पहली बार, आपसे ऑर्डर अगर पूछे कि इनमें ऑर्डर किसका था, तो पहली बार विद्रोह खुसरो ने किया। इनकी मदद 25वें सिख धर्म गुरु, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने कर दी थी, और राजद्रोह के केस में इसी के लिए गुरु अर्जुन देव को मौत की सजा सुना देता है जहांगीर, ठीक है। ये टर्म्स अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो खुसरो वाला पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ गए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मदद किया गया। सेकेंड विद्रोह किया था आपका खुर्रम ने। खुर्रम भी लड़का था, लेकिन ये थोड़ा समय लेके विद्रोह करता है, ठीक है। महाबत का ये विद्रोह दबा देगा, लेकिन खुर्रम बड़ा योग्य था। अब ये जाके क्या करेगा, ये भागेगा नहीं, खुसरो भाग जाता है विद्रोह करके, जब देखता कि मारे जाने वाले, खूब तगड़ा विद्रोह करता है, मतलब लगभग जहांगीर की गद्दी जाने ही वाली थी। और इस समय आपको पता है विद्रोह का मतलब तो कि बाप है कि कौन है, गट्टे ही काट दो। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ो, सबने खत्म, ठीक है। शाहजहां खुद ही जेल में बंद था, झूठ में हल्ला हो गया था कि शाहजहां मर गया, मरा ही नहीं था। शाहजहां के समय से क्या हो रहा है, शाहजहां के समय से आप देखोगे उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। शाहजहां मरा नहीं था, हल्ला हो जाएगा मरा है, इसके बच्चे पकड़ के इसको जेल में बंद कर देंगे। सोचो इतनी बुरी हालत थी। जहांगीर दिमाग में रखा क्या कि खुसरो से बहुत नाखुश होगा, अपने बेटे को ही मरवा देगा। अब बारी आती खुर्रम की। खुर्रम टाइम लेके विद्रोह करेगा, थोड़ा सा जहांगीर बूढ़ा जाएगा, अरे माफी मांग लेगा खुर्रम, बहुत जी गलती हो गई, खुश हो जाएगा, माफ भी कर देगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि योग्य भी यही था। जहांगीर को भी पता था यही योग्य है और यही बनेगा गद्दी पे, ठीक है। तो मान जाते नहीं कि ठीक है हो गया, गलती हो गई, ये हाल होता है। महाबत का एक बार जहांगीर सैर पे निकले रहते हैं, वही गिरफ्तार कर लेता है इनको। तो महाबत खान ने भी विद्रोह किया है, ये 3 दिमाग में अपने रखना। तीसरा, थर्ड टाइम विद्रोह महाबत खान ने किया है। अगला जाओ।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? ठीक है, इसके आंसर्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको पता है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जाना है। एक्चुअली हो क्या रहा था, गांधी जी विरोध में पंजाब आ रहे थे, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। इनकी अरेस्ट का विरोध करते डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी ये लोकल लेवल पे पंजाब में ये बहुत बड़े नेता थे, माने जाने चेहरे थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता रोड पे आ गई कि भैया मतलब कैसे हो गई औकात तुम्हारी। इसके लिए कर्फ्यू लगा दिया गया वहाँ पे, लेकिन कर्फ्यू की जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी। वो जलियांवाला बाग में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, त्योहार का दौर था और कर्फ्यू के नियमों को तोड़ने का इजाफा देते हुए, मतलब हवाला देते हुए गोलियां चलाती गई। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण, मेन तत्कालीन कारण क्या माना जाता है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट करना। ठीक है, जनता इसी के लिए रोष में थी। इसके पहले रॉलेट एक्ट फलाना ढमका आ चुका है, रॉलेट एक्ट का ही विरोध बहुत ज्यादा यहां पे हुआ था। अब देखो, एक्चुअली इन सबका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से, लेकिन डॉक्टर शंकर ना, देखो कभी भी उपर्युक्त सभी मिल जाए ना तो आंसर सही होता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं उपर्युक्त सभी सही होता है, बट एक बार आंसर्स पढ़ लेना है। शंकर नायर इस वक्त वायसराय के कार्यकारी परिषद में थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाई घटना बहुत बड़ी थी, 1000 लोग मार दिए गए बेमतलब की, बेगलती की। ठीक है, इसके बाद से अंग्रेजों की कमेटी बनेगी जिसमें दिया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को जैसा करना पड़ा। ठीक है, जनरल डायर को बाद में बताया कि किसने निपटा दिया था। ठीक है, पूरी पिक्चर ही आ गई है, नहीं पता तो देख लेना। अब आती बात, तो इसके भारतीयों ने तहकीकात कमेटी बनाई थी, मदन मोहन मालवीय उसके हेड थे, अध्यक्ष थे, सिग्नेचर उनका वो है। ठीक, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बैठाई गई। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं। ठीक है, इसमें इसको नृशंस हत्या बताई गई थी। तो डॉक्टर शंकर नायर तो क्वेश्चन की राइट आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं कि एमएमएम का संबंध नहीं था, मदन मोहन मालवीय का संबंध नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि कुछ और लोगों ने टाइटल्स लौटाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल मदन मोहन मालवीय का तो मैंने बता दिया कि इन्होंने तहकीकात कमेटी, कमेटी से इनका संबंध था। ठीक है, इसी से बनी थी। अब देखो एमजी यानी महात्मा गांधी गुस्साएंगे और कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा देंगे। कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा देंगे। इसी समय जमनालाल बजाज जी थे, जमनालाल बजाज जी थे। ठीक है, जमनालाल बजाज जी को अंग्रेजों ने राय बहादुर की टाइटल दी थी, लौटा देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, आपके तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस समय सर की उपाधि हटाई थी। सर रविंद्रनाथ टैगोर इनको कहा था, तो इन्होंने ये उपाधि हटा दी थी। तो ये संबंध था बेसिकली। 12वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? ठीक है, अब देखो इसका आंसर आपका है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। अब देखो यहाँ पे इनके साथ अगर मोतीलाल नेहरू का नाम भी जुड़ जाता तो भी आंसर सही होता। ठीक है, तो भी आंसर्स आपका सही होता, क्योंकि उस कमेटी में ये भी शामिल थे। तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर इसकी राइट आंसर है। अगला आपका है चंपारण में 3 कट्ठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? तो 3 कट्ठिया मतलब 3 कट्ठा होता है, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा, तो यानी 3/20 भाग में नील की खेती जबरन कराई जाती थी। चंपारण हमको पता है कि भाई कि 1960 में क्या हो रहा था, लखनऊ पैक्ट चला था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में गांधी जी भी मौजूद थे, नरम और गरम दल के बीच का एक पैक्ट था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का पैक्ट था। ठीक है, ये सारी कहानियां थी। यहीं पे एमजी यानी महात्मा गांधी भी मौजूद थे। ठीक है, यहीं पे रामचंद्र शुक्ला जी भी मौजूद थे। ये इनवाइट करेंगे गांधी जी को, तो ये प्रभावित होते गांधी जी को कि आइए थोड़ा सा चंपारण में किसानों की स्थिति देखिए, तो जाते हैं। ठीक है, चंपारण जाते हैं तो उनको लगता है यार बहुत बुरी हाल है, तो ये चंपारण सत्याग्रह वहाँ से गांधी जी करते हैं। तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती से संबंधित आपका 3 कट्ठिया प्रथा। ठीक है, चंपारण अभी
बहुत आगे आएगा तो डिटेल में कर लेंगे, समय हो गया तो इसलिए खत्म करने की तरफ चलते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था? ठीक है, स्थापना से संबंधित कौन था? जस्टिस राणाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या दयानंद सरस्वती? ठीक है, देखो संस्थापक सदस्यों में आपका नाम बीजी तिलक का आता है। संस्थापक सदस्यों में अगर नाम देखोगे तो तिलक जी का नाम आपके संस्थापक सदस्यों में आता है। इनके साथ साथ ध्यान देना है कि जो चिपलुंकर जी हैं और अगरकर जी हैं, जी अगरकर, ठीक है, वी के चिपलुंकर नाम था और अगरकर, जी अगरकर नाम था। ठीक है, खैर कोई मतलब नहीं है। अब मुझे मालूम है कि तिलक जी, चिपलुंकर जी और अगरकर जी, मेनली चूंकि तिलक जी बहुत फेमस रहते हैं, आगे चलकर हम लोग लीग की स्थापना करेंगे, पहली बार जेल जाने वाले पत्रकार बनते हैं। ठीक है, ये कई सारे घटनाएं इनके साथ हैं। कभी भी कांग्रेस के मेंबर मतलब वो अध्यक्षता नहीं की, ये सब पीटी में क्वेश्चन बन गया हुआ है। ठीक है, इनके बुक्स पे क्वेश्चंस बन के आए हैं, इनकी इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चंस बन के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। 150 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इनके ऊपर होगा, निश्चिंत रहना। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके आंसर्स, ये तो हो गया इनका आंसर। जुड़े से राणाडे भी थे लेकिन स्थापना में शामिल नहीं थे, संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, ये होमवर्क दे देता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो, कल इसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। या कल क्या डिस्कस करेंगे भाई, उम्मीद तो करूंगा कि आप लोग आंसर्स दे लेंगे और सटीक दे लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। आगा खान ने इसका गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आगा खान संस्थापक सदस्य माना जाता है। ठीक, अब ये आप लोग बता सकते हो, लियाकत अली खान जी थे, खलीकुज्जमान थे, चौधरी खलीकुज्जमान, फातिमा जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना? आप लोग उम्मीद करेंगे आंसर्स दिए होंगे। आंसर से मोहम्मद अली जिन्ना। जय हिंद, जय भारत।